हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। आप लोग के पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 19 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वह वर्ष 1939 का है या 1940 का है या 1941 है या 1942 है। दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा जो बात की जा रही है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने के प्रस्ताव की, तो यह समय अवधि कब होती है यह पूछा गया दोस्तों। 1939 या 1940 या 1941 या 1942। दोस्तों, ये समय अवधि जो होती है 1940 में देखेंगे। जो लाहौर अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में, है ना, लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940, ठीक है, 23 मार्च 1940 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट, 23 मार्च 1940 को, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करके लाभान्वित करने के लिए और भी आगे से शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग के सामने कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। दोस्तों, गांधी और इरविन का जो समझौता था, इसका मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, या फिर गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या फिर नमक पर कर समाप्त करने के लिए। दोस्तों, ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये इसका मुख्य रूप क्या होता है, तो दोस्तों यह जो होता है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए किया गया था और इसकी समय अवधि जो होती है 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के पश्चात ही कांग्रेस भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेती है और यही कारण है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बिल्कुल सही आपका बनेगा। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया है। दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन होता है 1905 में हम लोग देखेंगे। ये बंगाल के विभाजन का मुख्यतः किया गया था क्या? हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, या प्रशासनिक सुविधा के लिए, या बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या फिर बंगाल के विकास के लिए। दोस्तों देखेंगे उसमें लॉर्ड कर्जन होता है और ये बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। तो आप कहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है कि बंगाल राष्ट्रवादी की वृद्धि की दुर्बल करने के लिए यह बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा आपके सामने पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में बात की जा रही है और एक खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों यहाँ 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए 14 सितंबर 1949 की जो समय अवधि होती है दोस्तों, यह क्या है हमारे देखेंगे संविधान में 14 सितंबर 1949 को ही ये हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यही वजह होती है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को आप नोटिस करेंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी वजह से कि 14 सितंबर को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अब दोस्तों बात किया जाए कि हिंदी की बात की जाए, हिंदी राजभाषा है तो राष्ट्रभाषा हमारी कुछ नहीं है, यह पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यह बहुत बड़ा डाउट बना रहता है कि हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा हिंदी है। बात किया जाए हमारे ये राजभाषा संबंधित हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ है, तो भारतीय संविधान का जो भाग आपका 17 होता है, भाग 17 में राजभाषा संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो अनुच्छेद जो चलता है, ठीक है, 343 से लेकर ये चलता है 351 तक, 343 से लेकर 351 तक चलता है दोस्तों। और ये बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हमारे मूल संविधान था उसमें भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की जो संख्या थी उस समय 14 थी, जो आज बढ़कर कितनी हो गई है, आज बढ़कर जो हो गई है 22 हो गई है, ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे वर्तमान में भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है और मूल संविधान में 14 थी, जिसका हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक चलता है। इसी के बारे में बात की गई है कि हमारे भारतीय संविधान में जो इन्हें दिया गया संरक्षण भारतीयों के लिए,
कि हमारे हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी का सम्मान करना चाहिए। हिंदी के बारे में जो बातें की गई हैं 343 से लेकर 351 तक, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। आगे पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 219 राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राज्यपाल होगा। थोड़ा सा आपको डाउट बन सकता है मगर डाउट नहीं होगा। देखेंगे कि यहाँ उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को शपथ दिलाने की अगर बात की जाती है तो ये राज्यपाल होते हैं, जबकि ये अमूमन राज्यपाल देख लेंगे व्यवहारिकता में जो बात होती है। व्यवहारिकता में अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल जो होता है मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिला देते हैं। बाकी के अन्य न्यायाधीशों को यही मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और यहाँ बात किया जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता कौन हो तो ये राज्यपाल ही होंगे, और अमूमन व्यवहारिकता में देखेंगे मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं, ठीक ना। यह बात की जाएगी। आर्टिकल जो होता है हम लोग देखते हैं 219 में यह बात स्पष्ट कर दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की जाएगी कि भारतीय संसद किस समिति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ठीक है। जो भारतीय संसद होती है किस समिति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है तो संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर या कार्यपालिका को रिट जारी करके बाध्य कर। दोस्तों आप स्वाभाविक सी बात है कि संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। देखेंगे कि संसदीय समितियां ढेर सारी समितियां, जैसे देखेंगे आपको प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, ऐसे करके बहुत सारी समितियां, उन समितियों के माध्यम से ही भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों को जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो एक दंत चिकित्सक की अगर बात किया जाए रोगी के दांतों की अगर जांच करता है तो वह अवतल दर्पण का, ठीक है, किसका, वह अवतल दर्पण प्रयुक्त करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कहा जाएगा कि आयोडीन युक्त नमक उपभोगी होता है, वह देखिएगा कि रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, पाचन बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये उपरोक्त सभी होता है ना, ठीक। आइए देखते हैं। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसकी मोचन को प्रेरित करता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा है, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसकी मोचन से प्रेरित करता है। इंसुलिन, नॉरएड्रेनालिन या फिर पुटकोपिडिक हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दोस्तों तो ये देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही बनेगा, ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, यह देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है जिसे हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग आलिंगन का हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसे आलिंगन का हार्मोन भी कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन जो ये हार्मोन होता है जब ये स्रावित होता है तो ये दूध का स्राव भी बढ़ जाता है, जैसे कि गाय भैंसों को यही इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जिसे पीटोसिन कहा जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने के बाद गाय भैंस में देखेंगे दूध का जो स्राव होता है बढ़ जाता है जिसे पीटोसिन कहते हैं, और माता और बच्चे में जो प्यार और स्नेह बनता है, ये चूमने का निम्न हार्मोन का मोचन जो होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है, जिसे आलिंगन का हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन, ठीक ना। आइए इसी को आलिंगन का हार्मोन भी कहा जाता है। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। दोस्तों मधुमेह की अगर बात किया जाए तो मधुमेह का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। क्या होती है ये डायबिटीज, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायबिटीज और हिंदी में कहते हैं मधुमेह। यह होता है मनुष्य में होता है, ठीक। किसकी कमी से होता है, ग्लाइसोन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमॉन या इंसुलिन। तो दोस्तों ये इंसुलिन कमी से होता है। यह इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। और इस हार्मोन की कमी से, हार्मोन जो ये होता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, ठीक है। मधुमेह मतलब डायबिटीज होती है किसकी कमी से, तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से। आपका ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही डी है दोस्तों। आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। आई होप कि आपको पसंद आई हो दोस्तों। तो यह अब बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे और आज की क्लास हम लोग की यहीं रहेगी, फिर अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।